उनकी उपस्थिति पंजी कहाँ पर है और वो कहाँ पे सिग्नेचर करते हैं और उनकी पे स्लिप कहाँ से जारी हुई है? ये अब क्योंकि मेरे अधीन नहीं है और इसके बारे में डीएफओ बस्तर जो है ना वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बता अभी पाएंगे। तक जो हमने जो खबर चलाई है वो खबर को आप स्टार्टर ही समझिए, क्योंकि ये तो एक ट्रेलर था। आप इस खबर को स्टार्टर समझिए। और एक कागज मेरे हाथ में है जो 300 पेज का है, जिसमें से एक पेज मैंने निकाल कर लाया है। इस खबर के प्रकाशन के बाद निश्चित तौर पर विभाग में बड़े तौर पर हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि विभाग ने किस तरीके से शासकीय पैसे का बंदरबाद किया है और जो पैसा कहीं और यूज होना था उस पैसे का उपयोग सभी अधिकारियों ने मिलकर, चाहे वो बड़े अधिकारी हो चाहे छोटे अधिकारी हो, उन्होंने किस तरीके से शासकीय पैसे का बंदरबाद किया है उसकी एक प्रति मेरे हाथ में रखी हुई है। और आने वाले समय में ये किस तरीके से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ इसकी खबर भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार बताते रहेंगे। 20 से आज तक आप डिप्टी रेंजर को देखे हो यहाँ पे? नहीं, डिप्टी रेंजर 2 थे क्या, मंचूराम कश्यप और बुधरूराम मौर्य, उन लोग चले गए सर्किल में। ये दीपक कुमार भट्ट जैसा व्यक्ति मैं यहाँ पोस्टिंग होते तो सुनी हूँ लेकिन मैं देखी नहीं हूँ। मतलब 10वें महीने की 2023 को विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक शिकायत की जाती है। अगर क्षमता अनुसार काम किया जाता है तो सीसीएफ साहब के द्वारा जांच टीम का गठन क्यों किया जाता है? स्पष्ट जनता के बीच में भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक डिप्टी रेंजर को विभाग क्यों बचाना चाह रहा है। ये जैसे सारे एम्प्लॉई आते हैं तो एक उपस्थिति पंजी की शासकीय कार्रवाई में होती है जिनमें उनके द्वारा दस्तखत किया जाता है। तो भट्ट साहब का दस्तखत कहाँ पे होता है, सर्गीपाल डिपो में या वन मंडल में? वो देखना पड़ेगा मेरे कि डिप्टी रेंजर को क्या बचाने के उद्देश्य से ही सारे अधिकारियों का जवाब एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है और आपके स्टाफ के लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है सर। हाँ, वो यहाँ साइन नहीं कर रहे हैं सर, वहाँ बता रहा हूँ सर कि वहाँ आते हैं, वो वहाँ साइन करते हैं। लास्ट मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्जी, ये गाना गोविंदा की मूवी गैम्बलर का है जो उस समय काफ़ी प्रचलित था और ये मूवी हिट भी हुई थी। ये मूवी कौन से सन में रिलीज़ हुई थी ये मुझे तो नहीं पता, इसकी जानकारी के लिए आपको इसे गूगल में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाना उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था और गोविंदा की मूवी गैम्बलर भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी। अब आप सोचेंगे कि मैं एक खबर पर किसी मूवी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। दरअसल मूवी के गाने का जिक्र करने का उद्देश्य मेरा यही है कि बीते 2 दिनों से मेरे द्वारा जो खबर चलाई जा रही है उस खबर का सीधा मायना इस गाने से ही होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं जो अपनी मनमर्जी से ही काम को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल बीते 2 दिनों से मेरे और मेरी टीम के द्वारा एक खबर पर काम किया जा रहा था जिसमें एक डिप्टी रेंजर जो सर्गीपाल में डिप्टी रेंजर के पद पर काम करता है बताया जाता है, लेकिन वो बीते कई सालों से डिवीज़न में वित्त शाखा में सहायक के रूप में किस आदेश पर काम कर रहा है, जिसकी 2 किस्तें हमने आपको दिखाई है और 2 किस्तों के बाद आज हमारी तीसरी किस्त खबर के माध्यम से आप तक बहुत जल्द पहुंचने वाली है। इस खबर पर हमने अलग अलग लोगों से बात करनी चाहिए, अलग अलग लोगों से मीन्स विभाग के अधिकारियों से। सबसे पहले हमने इस विषय पर जो विभाग के सर्गीपाल के रेंजर हैं कुर्रे, उनसे जानकारी चाहिए, फिर विभाग के एसडीओ से जानकारी चाहिए श्री बंजारे सर से, उसके बाद जो विभाग का उच्च अधिकारी होता है डीएफओ गुप्ता साहब, उनसे भी जानकारी चाहिए, और उसके बाद हमने फाइनली जो सबसे मुख्य अधिकारी होता है सीसीएफ साहब से भी हमने इस विषय पर जानकारी चाहिए। लेकिन इस सारी जानकारियों में एक चीज़ हमारे समझ परे था कि हर एक अधिकारी के पास जब हमने इस सवाल का जवाब जानना चाहा तो हर एक अधिकारी के जवाब बिल्कुल अलग अलग थे, चाहे वो रेंजर की बात कर लीजिए, एसडीओ की बात कर लीजिए, डीएफओ की बात कर लीजिए या सीसीएफ की बात कर लीजिए। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से एक सामान्य से डिप्टी रेंजर को हम एक सवाल उठा रहे हैं कि डिप्टी रेंजर को क्या बचाने के उद्देश्य से ही सारे अधिकारियों का जवाब एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है, और जो जवाब अधिकारियों के द्वारा दिया गया है उसके दूसरे पहलू पर हमने जब और जानकारी चाहने के लिए हम सर्गीपाल डिपो पहुंचते हैं और डिपो में पहुंचकर वहां के स्टाफ से जानकारी ली जाती है तो वहां के स्टाफ का बयान भी बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहां के स्टाफ स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जो डिप्टी रेंजर जो विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ पर कई सालों से पदस्थ है, वहाँ के जो स्टाफ है वो स्पष्ट कहते हैं कि इस नाम के व्यक्ति को नाम सिर्फ उन्होंने सुना है, ऐसे नाम के व्यक्ति को उन्होंने डिपो में देखा नहीं। एक महिला अच्छी तरीके से बयान दे रही है जिसमें भी आपने
देखा होगा 2020 से आज तक आप डिप्टी रेंजर को देखे हो यहाँ पे? नहीं, डिप्टी रेंजर 2 थे क्या, मंचूराम कश्यप और बुधरूराम मौर्य, उन लोग चले गए सर्किल में। ये दीपक कुमार भट्ट जैसा व्यक्ति मैं यहाँ पोस्टिंग होते तो सुनी हूँ, लेकिन मैं देखी नहीं हूँ। हमने फिर से जो वहाँ के रेंजर के प्रभार में है कुर्रे साहब, उनसे जब ये सवाल पूछा कि उनकी उपस्थिति पंजी कहाँ पर दस्तखत होती है, तो उनका ये जवाब था कि उनकी उपस्थिति पंजी वहाँ आते हैं तो वहाँ साइन करते होंगे सर। मैं ये नहीं बोला कि डिपो में आते हैं साइन करते हैं, बोला हूँ सर, ठीक है ना। लेकिन उनका पे स्लिप यहाँ से क्यों बन रहा है? अब वो यहाँ से जा रहा है सर। अब क्यों, जबकि स्टाफ के लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है सर? हाँ, वो यहाँ साइन नहीं कर रहे हैं सर, वहाँ बता रहा हूँ सर कि वहाँ आते हैं वो, वहाँ साइन करते हैं। लेकिन उपस्थिति पंजी जब हमने देखी तो वहाँ पर 12 स्टाफ का नाम दर्ज था। उस 12 स्टाफ में एक नाम भी दीपक कुमार भट्ट के नाम से अंकित नहीं था। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल गहराता जा रहा है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी होगी, ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी एक डिप्टी रेंजर के सवाल के जवाब में सही बताने पर ऐसी क्या मुसीबत विभाग के सामने आ जाएगी कि वो डिप्टी रेंजर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सवाल अपने आप में गहराता जा रहा है कि इसके पीछे कहीं किसी भ्रष्टाचार को छुपाना ही तो इन सारे लोगों का उद्देश्य तो नहीं है। फिर आप सबसे पहले जो यहाँ के सीसीएफ है उनके बयान को सुनिएगा कि हमने जब उनसे सवाल पूछा है तो उन्होंने अपने सवाल का जवाब क्या दिया है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है, जब मैंने सीसीएफ साहब से सवाल पूछा कि एक कर्मचारी का रजिस्टर होता है, वो कार्यालय में आता है, उनके द्वारा जो सिग्नेचर किया जाता है वो उपस्थिति पंजी कहाँ पर है, तो सीसीएफ साहब ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप डीएफओ साहब से पूछ लीजिए। पहले आप ये बयान सुनिए। नहीं, जहाँ तक भट्ट की बात है तो वो अभी उनका आदेश जारी हुआ है और उसके बाद में लगातार आचार संहिता के चलन हुआ यहाँ पर तो उसके कारण से हो सकता है कि ये स्थिति बनी होगी, क्योंकि आचार संहिता के दौरान जो है इसको हम लोग कार्रवाई नहीं करते, रजिस्टर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा होगा। और अब क्योंकि आचार संहिता हट गया है तो मैं निश्चित रूप से इसके बारे में देखता हूँ और अभी तो नहीं किया गया वो तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दीपक कुमार भट्ट जो हैं उनकी उपस्थिति पंजी कहाँ पर है और वो कहाँ पे सिग्नेचर करते हैं और उनकी पे स्लिप कहाँ से जारी होती है? ये अब क्योंकि मेरे अधीन नहीं है और इसके बारे में डीएफओ बस्तर जो है ना वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने किया है, पहले भी किए हैं। अच्छा सर, उसके लिए आदेश की आवश्यकता होती है कि बिना किसी आदेश के वो कर सकते हैं? मौखिक भी होता है, हमारे मतलब जो मैनेजमेंट का मामला है, अच्छा है ना, मैनेजमेंट का मामला है, उसमें किया जा सकता है ना। आपने सीसीएफ साहब के बयान को सुना। सीसीएफ साहब ने स्पष्ट कहा है कि उपस्थिति पंजी के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, आप डीएफओ से जानकारी ले लीजिए। जब हमने डीएफओ से इस बाबत जानकारी चाही दीपक कुमार भट्ट के बारे में, तो उनका यह स्पष्ट कहना था कि वो बीते 20 सालों से 20-25 साल लगभग हो गए होंगे वो काम कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि मुझे अभी कुछ ही समय यहाँ पर हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ और नहीं बता सकता। भट्ट जी हो लंबे समय से व्यय शाखा का काम देख रहे हैं, तो वो क्या है कि व्यय शाखा का काम करने के योग्य हो गए हैं। उनके जो क्षमता है उसका उपयोग करने के लिए हम स्थानीय व्यवस्था में उनका जो है व्यय शाखा में जो प्रभारी हैं उनका सहायक के रूप में काम ले रहे हैं। ये समय से यहाँ पे बैठ रहे हैं वन मंडल में? वो तो बताते हैं कि 20-25 साल से बैठ रहे हैं यहाँ पे। सर्गीपाल कभी नहीं जाते? अब मैं तो अभी आया हूँ, जो जानकारी है उनके अनुसार शुरू से काम कर रहे हैं वो। सर, उनका पे स्लिप कहाँ से बनता है? सारे का सबका पे स्लिप जो है डिवीजन ऑफिस से बनता है। वो जब आते हैं, जैसे सारे एम्प्लॉय आते हैं तो एक उपस्थिति पंजी शासकीय कार्यालय में होती है जिनमें उनके द्वारा दस्तखत किया जाता है, तो भट्ट साहब का दस्तखत कहाँ पे होता है, सर्गीपाल डिपो में या वन मंडल में? वो देखना पड़ेगा मेरे को। अब देखिए, आपने डीएफओ साहब के बयान को भी स्पष्ट तौर पर सुन लिया, सीसीएफ साहब का बयान, डीएफओ साहब का बयान। डीएफओ साहब क्या कह रहे हैं देखिए, उपस्थिति पंजी के बारे में मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं दिखवाता हूँ। अब देखिए कि डीएफओ का बयान और सीसीएफ का बयान, दोनों बयान अलग अलग कैसे हो सकता है? क्या इससे स्पष्ट तौर पर यह साबित नहीं हो रहा है कि एक सामान्य से डिप्टी रेंजर को आखिर विभाग बचाना क्यों चाह रहा है? आखिर विभाग के सामने ऐसी क्या परिस्थिति बनी है कि एक व्यय शाखा सहायक के रूप में एक अधिकारी से काम लिया जाता है जो कि डिप्टी रेंजर है, वैसा कुछ आदेश नहीं है उनके पास, तो किस आदेश के तहत उनके द्वारा काम लिया जा रहा है? एक सवाल मैंने फिर से सीसीएफ साहब से पूछा कि सर, ऐसे डिप्टी रेंजर से व्यय शाखा सहायक के रूप में काम लिया जा सकता है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल क्षमता अनुसार उनके द्वारा काम लिया जा सकता है, लेकिन अगर क्षमता अनुसार काम लिया जा सकता है तो
10वें महीने की 2023 को विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक शिकायत की जाती है। अगर क्षमता अनुसार काम किया जाता है तो सीसीएफ साहब के द्वारा जांच टीम का गठन क्यों किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। अब जांच टीम का गठन कर दिया गया, जांच टीम के गठन करने के बाद जांच रिपोर्ट में ये क्यों कहा जाता है, जब जांच रिपोर्ट आती है कि डीएफओ अपने मूल पद यानी कि सरगीपाल डिपो में वापस चले जाएं, वो गलत तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये दोनों जवाब अपने अपने में एक विरोधाभास पैदा करने के लिए काफ़ी है कि सीएफ साहब कहते हैं, डीएफओ साहब कहते हैं कि उनकी क्षमता के अनुरूप उनसे काम लिया जा रहा है, तो शिकायत पर आप कार्रवाई क्यों करते हैं और आदेश क्यों करते हैं? अब आपने शिकायत पर जब आप आदेश बना रहे थे तो आप उसमें स्पष्ट ये कह सकते थे कि क्षमता के अनुरूप उस पर काम किया जा रहा है। तो इसमें आपके द्वारा जो बयान दिया जा रहा है और आपके द्वारा जो लेटर जारी किया जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और ये दोनों जवाब आपके क्रियाकलाप पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सीधे तौर पर स्पष्ट जनता के बीच में भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक डिप्टी रेंजर को विभाग क्यों बचाना चाह रहा है। और इस बीच हमें खबर लगती है कि एक डिप्टी रेंजर को किस तरीके से यहाँ पर बिठाया गया है, तो आनन फानन में विभाग के लोग अब क्या करते हुए दिखाई देते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमारे द्वारा खबर की 2 किस्त जारी हो चुकी है, ये तीसरी किस्त हमारे द्वारा खबर की जारी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक विभाग की तरफ से हमें इस पर कोई संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है। और आने वाले समय में इस पर विभाग क्या कुछ एक्शन लेता है और एक्शन से संबंधित और कुछ भी जानकारी हमारे पास आती है तो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर से संबंधित और कुछ भी जानकारी रहेगी वो हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। एक सवाल इस वीडियो के अंत में मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, हम अपनी समस्या को लेकर के जब इन विभाग के अधिकारियों के पास कुछ भी समस्या को लेकर के जाएंगे तो ये विभाग के अधिकारी पूरी निष्पक्षता के साथ उस पर अमल भी करेंगे। लेकिन अब निष्पक्षता रह कहाँ गई है कि एक डिप्टी रेंजर को बचाने के उद्देश्य से पूरा विभाग और स्टाफ के कर्मचारी के बयानों को देखने पर यही साबित होता है कि बहुत गड़बड़ इन दिनों विभाग में चल रहा है और उस गड़बड़ को पाटने के लिए विभाग के लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन विभाग को मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, ये कागज़ मेरे हाथ में रखा हुआ है, ये अब एक सामान्य सा उदाहरण से आप समझिए, जब आप एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और खाना खाने के लिए होटल में आप स्टार्टर की मांग करते हैं, यानी कि खाना खाने से पहले का जो स्टार्टर होता है उसके बाद आपको भोजन मंगाते हैं और भोजन करते हैं। तो अभी तक जो हमने जो खबर चलाई है वो खबर को आप स्टार्टर ही समझिए, क्योंकि ये तो एक ट्रेलर था, आप इस खबर को स्टार्टर समझिए। और एक कागज़ मेरे हाथ में है जो 300 पेज का है, जिसमें से एक पेज मैंने निकाल कर लाया है। इस खबर के प्रकाशन के बाद निश्चित तौर पर विभाग में बड़े तौर पर हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि विभाग ने किस तरीके से शासकीय पैसे का बंदरबाद किया है और जो पैसा कहीं और यूज होना था उस पैसे का उपयोग सभी अधिकारियों ने मिलकर, चाहे वो बड़े अधिकारी हो चाहे छोटे अधिकारी हो, उन्होंने किस तरीके से शासकीय पैसे का बंदरबाद किया है उसकी एक प्रति मेरे हाथ में रखी हुई है। और आने वाले समय में ये किस तरीके से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ इसकी खबर भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस खबर पर हमारी स्टोरी आपको कैसे लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर।